अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से। दुनिया भर में हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। क्यों मनाया जाता है? ताकि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हेपेटाइटिस कितनी टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह फैलते हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है। थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है हेपेटाइटिस डे के हवाले से, और वो ये कि हेपेटाइटिस डे 2008 में दुनिया भर में मनाना शुरू हुआ और आज भी हम हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह इस खतरनाक डिजीज से बचा जा सकता है। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट डीन डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर वसीम जाफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, 28 जुलाई का आपको पता है, 28 जुलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, स्पेशली आपकी फील्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो हम जो है अब शुरू करते हैं थोड़ा सा इनिशियल उससे बिल्कुल बताना शुरू करते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, किस तरह होता है। तो सर बताएंगे सर, हेपेटाइटिस हम लोगों ने सुना तो बहुत है, तो अब ये तो पता है कि जिगर की सोजिश है, लेकिन इसकी कितनी टाइप्स हैं और कौन सी ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो वायरल हेपेटाइटिस है। वैसे तो हेपेटाइटिस की बहुत और रीजंस भी हैं, लेकिन आई थिंक हमारी आज की डिस्कशन जो है वो वायरल हेपेटाइटिस पे है। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग वायरल हेपेटाइटिस, बेसिकली वी हैव 5 वायरसेस जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सो व्हेन आई से वायरल हेपेटाइटिस ए, इट इज़ डिफरेंट देन वायरल हेपेटाइटिस बी। सो ए, बी, सी, डी एंड ई, ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी से आपको वायरल हेपेटाइटिस डिफाइन होती है। तो हेपेटाइटिस ए जब आप कहेंगे तो फिर मीन्स कि आप हेपेटाइटिस ए के बारे में बात कर रहे हैं, इससे रेलेवेंस बी, सी की नहीं होगी। तो हेपेटाइटिस का जो लफ्ज़ है वो मेरे ख्याल में एक लेमैन को भी काफ़ी हद तक पता लग गया है, क्योंकि अक्सर किसी न किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ये बीमारी है। तो इन ईजी लैंग्वेज आप ये कह सकते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी को अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस क्या चीज़ है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो अपेंडिक्स में है, इसको आप अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अगर यही चीज़ आपके लिवर में है तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। या जिगर की सोजिश, जिगर का वरम अगर किसी भी वजह से हो तो वो हेपेटाइटिस है। और क्योंकि हम वायरल हेपेटाइटिस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉज है वो वायरसेस हैं ए, बी, सी और डी। सर क्या वजह है कि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी एंड सी इतना फैल रहा है? सी तो बहुत कॉमन है इसके बरक्स। सी में ये है कि 80% पॉपुलेशन सी को खुद से ठीक नहीं कर सकती, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या किसी एज का भी हो। दैट मीन्स एक दफ़ा हो गया तो यू आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ अनलेस यू गेट ट्रीटेड। उसका ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। ट्रीटमेंट आप दीजिए तो 80% लोग ठीक हो सकते हैं अगर वक्त पे उनका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बी को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना है या सी को करना है तो रेलेवेंट डॉक्टर जो भी आपकी जिसके पास जाएं वो आपको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके ये बताए कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर आपको ऑब्जर्वेशन में रखिए और वक्त के साथ साथ आपको देखता रहे ताकि जब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट आपको दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कोई एरिया स्पेसिफिक है, मतलब कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ एरियाज हम कह सकते हैं कि हाँ दे काइंड ऑफ सेफ? सेफ तो कोई भी एरिया नहीं है पाकिस्तान में, रिलेटिव सेफ्टी है बेसिकली। रिलेटिव सेफ्टी जो लिटरेट लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, इसके अलावा वो एरियाज जो समझ लें माशी तौर पे अच्छे हैं, इकोनॉमिकली साउंड हैं, वहाँ पे वाटर सोर्स बहुत अच्छा है, तो उनको ए और ई के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज दे आर वाटर बोर्न। बी, सी और डी के चांसेस, जैसे मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इनका जिक्र किया है, वो लोग जो इनसे बच के रहते हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सपोजर रेट कम है। ड्रग एडिक्ट्स में, प्रिजन्स में हेपेटाइटिस बी और सी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। उसका सेम रीज़न है कि वो लोग क्लोज सब रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर होती है वहाँ पे। यहाँ तक कि वो जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स हैं वो वही सिरिंज यूज़ करते हैं 10, 12, 20, 25 आदमियों में, तो एक दूसरे को इन्फेक्शन देते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बाय रॉश पाकिस्तान लिमिटेड।
कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे हैं जो कि ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हेपेटाइटिस से? बेसिकली नर्सेज हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, एनीबडी इन कांटेक्ट विद पेशेंट्स एंड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस तरह बचा जा सकता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. देखें, बी का बचना तो बहुत ही आसान है. जैसे कह दिया कि पहले ही घंटे से अगर वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है एंड इट इज़ 95% इफेक्टिव, सो इट्स एज गुड एज दैट. बाकी सी की क्योंकि कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सो एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू ट्रांसमिशन यू हैव टू लुक इनटू. दैट मीन्स सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ इंजेक्शन, सेफ दिस, सेफ दैट, सेफ डेंटल ट्रीटमेंट. तो सी की बचत जो है वो तो सारी की सारी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे रिलेट करती है. और डी सिर्फ उनको हो सकता है जिनको बी है. सो जब आपने बी को बचा लिया तो डी ऑटोमेटिकली बच सकता है. When it comes to A and E, it has to be safe drinking water and clean food. Personal hygiene has to be very important. So A and E basically personal hygiene, safe water and safe food. B, C and D everything else जो मैंने आपसे बताया. ठीक. सर, स्क्रीनिंग किस तरह होती है हेपेटाइटिस? स्क्रीनिंग मीन्स कि आप देखिए ना, कैसे डायग्नोस, मतलब या कि आपको है या नहीं है, आपको एक्सपोजर हुआ है या नहीं है. वो कई तरह से हो सकती है. फॉर इंस्टेंस एट बर्थ हो सकती है. इसके अलावा प्री स्कूल में जैसे एट द स्कूल एंट्रेंस हो सकती है कि आपको है या नहीं है. अगर उस वक्त भी नहीं हुई है तो किसी स्टेज में, मिडिल स्कूल में, कॉलेज में एंट्रेंस में, ऑल काइंड्स ऑफ लोगों ने जहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा प्रेवलेंस है, फॉर ताइवान में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, उन लोगों ने कई स्टेजेस में स्क्रीनिंग अडॉप्ट की जस्ट टू फाइंड आउट कि भाई हम किस स्टेज में इसको ज़्यादा फैल रही है और उसको प्रिवेंट कर सकें. सो एट बर्थ, मे बी एट द टाइम ऑफ स्कूल, कि आपके पास एक मौका है उस वक्त ब्लड टेस्ट करने का. और फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक्स के लिए. एनी एक्सपोजर मीन्स दैट यू गेट योर ब्लड चेक एट अप्रोप्रिएट टाइम कि आपको उस एक्सपोजर की वजह से हुआ या नहीं हुआ. हीमोडायलिसिस जो लोग पेशेंट्स हैं उनमें बहुत हाई इंसिडेंस है हेपेटाइटिस बी और सी की. सो दैट मीन्स वहाँ जो वर्कर्स हैं दे हैव अ स्पेशल प्रीडिस्पोजिशन, उनको करना चाहिए उसको. अच्छा सर, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. वो ये है कि आपका एक्सपोजर हुआ, आपको थोड़ी देर के लगा कि हाँ प्रॉबेबली एक्सपोज हुए हैं आप किसी तरह, तो फिर कितनी देर बाद, कितने दिनों बाद आपके ब्लड में आता है कि आपको तब आप टेस्ट कराएं? फौरन टेस्ट कराएंगे तो कोई फायदा नहीं है. फौरन देखें, उस मरीज का जिससे एक्सपोजर हुआ है उसका तो टेस्ट होना चाहिए जस्ट टू फाइंड आउट कि उसको एक्टिव इन्फेक्शन था या नहीं है. दैट मीन्स उसका पीसीआर का टेस्ट करें बी और सी के लिए टू फाइंड आउट कि उसको एक्टिव, अगर वो एक्टिवली इन्फेक्टेड है तो चांसेस आर कि आपको ट्रांसमिशन हो सकता है. अगर फॉर इंस्टेंस पेशेंट आपका इन्फेक्टेड है और आपका नीडल प्रिक हो गया, A single needle prick जो है that gives you something like 4% chance only for hepatitis C. So अगर 100 pricks होती हैं तो उसमें 4% चांस है कि आपको ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस सी. बी का इससे ज़्यादा है. सो दैट मीन्स बी का एक्सपोजर जो है वो सी के मुकाबले में उससे ज़्यादा बनता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद बी. लेकिन सी का एक्सपोजर रेट इज़ अराउंड 4%. Okay, that's so. लेकिन amongst all three viruses, hepatitis C, hepatitis B and HIV/AIDS, the most infectious virus is C virus. C virus. अच्छा सर, एक बात, ये स्क्रीनिंग हमने चले पता चल गया कि एक टेस्ट होता है जिसमें सरफेस एंटीजन प्रोबेबली चेक करते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल टेस्ट है. कब कराना चाहिए? सरफेस एंटीजन स्क्रीनिंग के लिए जो भी कोहॉर्ट आप ले लीजिए, प्रेगनेंसी में तो मस्ट है. यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक होना चाहिए. स्कूल एज में एट द एंट्रेंस ज़रूर होना चाहिए टू फाइंड आउट कि आपको हेपेटाइटिस, बिकॉज आप फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी खेलते हैं, सब कुछ है. एक्सपोजर अगर आपको है तो इसका फर्दर टेस्ट होने चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. इसके अलावा लॉट्स ऑफ अदर, जैसे डॉक्टर्स हैं, व्हेन दे एंटर इनटू प्रोफेशन उनको ज़रूरी है, नर्सेस का है, पैरामेडिक्स का है. इसी तरह से आई थिंक हमारे जो वर्कर्स मिडल ईस्ट वगैरह जाते हैं, इट इज़ मस्ट फॉर देम टू गेट अ चेक, अदरवाइज उनको वीज़ा बेचारों को नहीं मिलता अगर वो पॉजिटिव हो. तो स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज ने, एजेंसीज ने, हेल्थ सर्विसेज ने अपने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं अकॉर्डिंगली. ओके. पर्सनल लेवल पे? पर्सनल लेवल पे अगर आपको ज़रा सा भी शक है, द ओनली वे यू वुड एवर नो इट कि आपको है या नहीं है, यू हैव टू गेट अ ब्लड टेस्ट. कितना रेलेवेंट है ये सरफेस एंटीजन का टेस्ट? सरफेस एंटीजन इसमें अक्सर आ जाता है प्रेजेंट बट नॉन रिएक्टिव. Surface antigen is 100% reliable if done appropriately.
surface antigen agar reactive hai, so that means you are hepatitis B either a carrier or you are potentially, infected to a stage that you may need treatment. So surface antigen is your basic screening test for hepatitis B. And hepatitis C ke liye it's the C antibody. World Hepatitis Day by Roche Pakistan Limited. अच्छा सर, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ भी लोग जाते हैं जब हेपेटाइटिस बी या सी का इलाज आता है, तो घरेलू टोटके भी होते हैं और ऑल्टरनेट मेडिसिन भी होती है जिसमें हर्बल मेडिसिन एंड अदर ऑल्टरनेटिव कितनी रेलिवेंट है? देखिए, हर्बल मेडिसिन के बारे में जो मेजर डायलेमा है कि उसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च या तो बहुत कम है या है ही नहीं. एंड सर्टेनली जो लोग प्रैक्टिस करते हैं हर्बल मेडिसिन, वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है एक से दूसरे को कि जी इससे ये फ़ायदा है या इससे ये नुकसान है. सो मैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करूँगा फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे पास आते हैं हर्बल मेडिसिन की वजह से अक्रॉस द मेडिकल फील्ड. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, बट देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट इट. लेकिन बाय एंड लार्ज इट हैज़ टू बी बेसिकली कर्टेल्ड, क्योंकि इसकी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है. आप क्या ले रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ का क्या इलाज है. एंड दिस इज हाउ इट इज प्रैक्टिस. एंड यूजुअली वो मेडिसिन एफडीए अप्रूव भी नहीं होती. एफडीए तो हर्बल्स में जाती ही नहीं है ना, उसका कोई काम ही नहीं है. हर्बल तो इट्स आउट ऑफ एफडीए. लेकिन जहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं भी, फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे भी बहुत लूज रेगुलेशंस हैं हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए. तो पीपल गेट अवे विद इट. लेकिन एट द सेम टाइम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मैं तो इस चीज़ को किसी सूरत में भी एनकरेज नहीं कर सकता हर्बल प्रोडक्ट्स को. अच्छा सर, आखिर में व्हेन इट कम्स टू हेपेटाइटिस स्पेशली. एग्जैक्टली. अच्छा सर, आखिर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे के हवाले से? जी, इस डे की इम्पोर्टेंस, इस चीज़ की रेलेवेंस है कि हेपेटाइटिस ग्लोबली कॉमन है, क्योंकि इट्स वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. लेकिन पाकिस्तान में देयर इज़ एन एनॉर्मस शेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, बोथ फॉर हेपेटाइटिस ए बी सी डी, सब चीज़ें बहुत कॉमन है. लेकिन इसमें आपका मीडिया का रोल और न्यूज़पेपर्स और स्कूल्स और कॉलेजेस और जहाँ पे भी इसकी हम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं. तो बेसिकली अवेयरनेस डे है ये जो हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं, कोई खुशी का दिन तो नहीं मना रहे. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू प्रोवाइड जितनी भी अवेयरनेस हो, और कम्युनिटी एट लार्ज, गरीब से गरीब आदमी को भी उतनी अवेयरनेस की ज़रूरत है जितनी किसी पढ़े लिखे को. सो लिहाजा जितनी भी अवेयरनेस हमारी मीडिया और अदर सोर्सेज से प्रोवाइड हो सकती है, पेशेंट्स एट लार्ज और उनके अटेंडेंट्स और रिलेटिव्स को, होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम, मे बी अनदर 10 years 15 years, जो परसेंटेजेस मैंने आपसे जिक्र किया, फॉर इंस्टेंस सी इज़ अराउंड 6 to 7% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन. तो किसी न किसी तरह से इस अवेयरनेस के ज़रिए और इलाज के ज़रिए और स्क्रीनिंग के ज़रिए होपफुली हमारे फिगर्स कम होंगे इंशाल्लाह. चलिए सर, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है. आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि ये बीमारी हमारे अपने हाथों में है. अगर हम कॉन्शियस हो जाएंगे, अगर हम सारे प्रिकॉशंस का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह इस बीमारी से दूर रहेंगे. आज के प्रोग्राम का मकसद भी हमारा ये था कि आपको ये समझाया जाए कि किस तरह हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का. अल्लाह हाफ़िज़.